हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत में कृषि एवं प्रौद्योगिकी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में जानेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? बहु प्रकार की खेती वाली पद्धति या फिर यंत्रीकरण कृषि अथवा पारिस्थितिकीय कृषि या फिर सहकारी कृषि? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकीय कृषि। अगला क्वेश्चन है, कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरकों एनपीके का उपयोग किस संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए? 4:2:1 या ऑप्शन बी है 6.4:2:1:1। ऑप्शन सी में दिया गया है 4:2 है 4:2.5:1.5। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 4:2:1 ये सही हो जाएगा कि कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरकों का उपयोग 4:2:1 के अंतर्गत किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म कहाँ माना जाता है? इंग्लैंड में, इजराइल में, जर्मनी में या चीन में? तो ये माना जाता है ऑप्शन बी, इजराइल में। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान इजराइल। अगला क्वेश्चन है, छिड़काव सिंचाई किन स्थानों के लिए सर्वोत्तम विधि के रूप में मान्य है? ऊंची नीची भूमि के लिए, मैदानों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, तलीय क्षेत्रों में? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध है? तो ये ऑप्शन बी 3 वर्ष के लिए वैध है। अगला क्वेश्चन है, मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया है? चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू, कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली, सेब, काजू, आम, मसाला, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा? तो 6 नंबर प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन ए, चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि विकास लक्ष्य कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 4.5%, 3.5%, 4% या फिर 3%? तो ये निर्धारित किया गया है 4%। नई राष्ट्रीय कृषि नीति के अंतर्गत जो विकास लक्ष्य का परसेंटेज निर्धारित किया गया है वो है 4%। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पंजाब के अलावा बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र की स्थापना और किस राज्य में की गई है? तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा या उत्तरांचल अथवा आंध्र प्रदेश? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरांचल, जिसे उत्तराखंड अब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल साख का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराना होता है? 15%, 18%, 20% या फिर 22%? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 18% उपलब्ध कराना होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र होता है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या कमिश्नरी स्तर पर? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिला स्तर पर।
केंद्रीय विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र जिला स्तर पर निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? सोयाबीन में, अंडा में, उर्द में या फिर मशरूम में? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मशरूम में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। किसकी? प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सोमपाल शास्त्री, एम.एस. स्वामीनाथन, शरद पवार, यशपाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमपाल शास्त्री वर्तमान में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। ये प्रश्न तत्कालीन समय का है, इसलिए इसे वर्तमान से आप अपडेट कर सकते हैं। भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितने अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसके सही 12 माह फसल अवधि के अनुरूप या 15 माह या फिर 4 माह? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 माह के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 1986 में, 1974 में, 1976 में या 1979 में? तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में। अगला क्वेश्चन, एग्रो सिल्वीकल्चर का तात्पर्य क्या है? फसलें प्लस फल वृक्ष या फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष या फसलें प्लस फल प्लस ईंधन वृक्ष या ऑप्शन डी, पेड़ प्लस चरागाह प्लस पशु? तो प्रश्न संख्या 15 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, फसलें व ईंधन के वृक्ष एग्रो सिल्वीकल्चर से आश्रित हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, खनिज संरक्षण से या जल संरक्षण से? तो 16 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं क्या मिट्टी के मटके? अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? भोपाल में, बॉम्बे हाई में, डिगबोई में या देहरादून में? तो इसमें सही विकल्प ऑप्शन डी, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन, किस कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? शहरी कंपोस्ट में, वर्मी कंपोस्ट में या कंपोस्ट में अथवा गोबर की खाद में? तो 18 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्मी कंपोस्ट में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। किसकी? फास्फोरस की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदौर में, भोपाल में, कानपुर में, झांसी में? 19 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, झांसी में। अगला क्वेश्चन, मृदा की घटती हुई उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का प्रयोग आवश्यक हो गया है? फसल चक्र का, समन्वित पोषक प्रबंध का, समन्वित कीट प्रबंध का या पर्माकल्चर का? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, पर्माकल्चर का। अगला क्वेश्चन है, वीएस व्यास समिति किससे संबंधित है? कारपोरेट गवर्नेंस से, दीर्घकालीन अनाज नीति से या कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से या फिर टैक्स पॉलिसी से यानी कर नीति से? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से संबंधित है। कौन सी समिति? वीएस व्यास समिति। अगला क्वेश्चन, नैफेड संबंधित है किससे? पशुपालन से, ईंधन संरक्षण से, कृषि उत्पादों के विपणन से या कृषि यंत्रों से? तो 22 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है क्या? नैफेड। अगला क्वेश्चन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई 1965 में, 1974 में
1980 में या 1991 में? तो 23 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए 1965 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है व्यापार एवं उद्योग विकास हेतु या ग्रामीण बैंकिंग के विकास हेतु अथवा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु या निर्यात विकास हेतु? 24 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। अगला क्वेश्चन है, पादपालय फाइटोट्रॉन एक सुविधा है रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए या पौधों को संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए या नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए या उत्परिवर्तन प्रेरित करने के लिए। तो इसमें 25 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है कहाँ से? विषाणु से, जीवाणु से या कीट से या पौधे से? तो 26 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु से, यानी बैक्टीरिया से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी एक क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो जैव कृषि, झूम खेती, अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती या कांच घरों में पौध उगाना? तो 27 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए जैव कृषि। अगला क्वेश्चन, भूमि सुधार के विषय में किस सूची से संबंधित है? भूमि सुधार का जो विषय है वो किस सूची से संबंधित है? संविधान की संघ सूची से, समवर्ती सूची से या राज्य सूची से या इनमें से कोई नहीं? तो 28 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य सूची से संबंधित है। क्या? भूमि सुधार के विषय। अगला क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है? वाणिज्यिक बैंक, आईडीबीआई बैंक, नाबार्ड बैंक, सहकारी उधार ढांचा? तो 29 इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी सहकारी उधार ढांचा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में या राजस्थान में या हिमाचल प्रदेश में? तो ये पाया जाता है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना या अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना या ऑप्शन डी भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है, शेष कार्य इसमें हैं लेकिन ऑप्शन डी को छोड़कर, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1960 में, 1964 में या 1966 में या 1970-71 में? तो ये शुरू किया गया था 1960 में। सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया? रिपीट कर गया क्वेश्चन क्या? नहीं, ये अलग है। कृषि क्षेत्र कार्यक्रम है वो सघन कृषि जिला कार्यक्रम है। तो ये सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था ऑप्शन ए 1963 में।
अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर आर गॉडगिल को, या डॉक्टर विलियम गॉड को, या डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, या डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को? तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर कई परीक्षाओं में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा किस पर? चावल के उत्पादन पर, गेहूं के उत्पादन पर, मक्का के उत्पादन पर, ज्वार के उत्पादन पर? तो 35 इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गेहूं के उत्पादन पर हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1963-64 में, या 1964-65 में, या 1966-67 में, या 1974 और 75 में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश के दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? गाय का, भैंस का, बकरी, कृत्रिम दूध? इनमें से किसका है? 37 बी, भैंस का। देश के दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ऑप्शन बी, भैंस के दूध का। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया था? कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, या विश्व खाद्य संगठन ने, या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने, या हरियाणा सरकार ने? तो ये शुरू किया था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को 1970 में प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम है? पश्चिमी भारत के राजस्थान क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में, या तटीय भारत में, अथवा उड़ीसा राज्य में? तो 39 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर भारत में सबसे कम उपलब्धता है किसकी? दूध की। अगला क्वेश्चन, भारत में पोटास युक्त उर्वरकों का उत्पादन होता है 140 टन, 121.9 मिलियन टन, या 100 मिलियन टन, या 0? तो भारत में पोटास युक्त उर्वरकों के उत्पादन के विषय में पूछा गया है, तो ये सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। अगला क्वेश्चन, देश के कृषित क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है, दूसरा स्थान किस वर्ग की फसलों का है? दलहनी वर्ग की फसलों का, तिलहनी फसलों का, फलों के अधीन क्षेत्र का, या गन्ने के अधीन क्षेत्र का? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलहनी फसलों का। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडों की खपत लगभग कितनी है? 55, 45, 66 या 60? यानी प्रति व्यक्ति 55 अंडे, या 45 अंडे, या 66 अंडे, या 60 अंडे? तो 42 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, 55 अंडे खपत है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है उर्वरक उत्पादन से, या झींगा उत्पादन से, अथवा वैकल्पिक ऊर्जा से, या बागवानी उत्पादन से? तो 43 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित है क्या कृष्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन, उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों का समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा समाहित है? खाद्यान्न श्रृंखला उत्पादन में, या समन्वित क्रांति में, या इंद्रधनुषी क्रांति, या राउंड क्रांति? तो 44 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रधनुषी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, ताजे फल के मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा, दूसरा, छठवां या पहला? तो 45 इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। ताजे जल के मछली उत्पादन में किसका? भारत का दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? 40%, 50, 55% या 60-65% या 35 से 40%? तो 46 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 55%। भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग खुद स्वयं पैदा कर लेता है? तो वो है 55%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है शहतूत उत्पादन से, या संतरा उत्पादन से, या मछली उत्पादन से, या झींगा उत्पादन से? तो 47 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, झींगा के उत्पादन से संबंधित है क्या? गुलाबी क्रांति। अगला क्वेश्चन, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को प्रारंभ किया गया 1960 में, 1986 में, या 1976 में, या 1966 में? तो ये किया गया था 1986 में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का प्रारंभ ऑप्शन बी 1986 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सेब उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, या शलजम उत्पादन से? तो ये है उर्वरक उत्पादन से, ऑप्शन सी। धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? उर्वरक उत्पादन से, 49 सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, कुफरी में, या धर्मशाला में? तो 50 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, कुफरी में। कुफरी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, कुफरी, ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन, 2011-12 के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? चौथा, दूसरा, तीसरा या प्रथम? तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? 1908 में, 1948 में, 1951 में, या 1958 में? तो 52 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 1958 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई थी, ऑप्शन डी 1958 में। अगला क्वेश्चन, भारत के समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? अंतर्देशीय क्षेत्र का, घरेलू समुद्री क्षेत्र का, या समस्त समुद्री क्षेत्र का, या इनमें से कोई भी नहीं? तो 53 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्देशीय क्षेत्र का। भारत के समग्र मछली उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है अंतर्देशीय क्षेत्र का, 53 ऑप्शन ए। संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है, और रूस है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा 54 में ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन। संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र अपना भारत देश का पड़ोसी चीन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक तिलहन राष्ट्र कौन सा है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर रूस? तिलहन के विषय में पूछा गया है कि इनमें से कौन पहले स्थान पर है, या तिलहन राष्ट्र कौन सा है? तो 55 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन।
ये भी चीन ले गया। विश्व में सर्वाधिक तिलहन राष्ट्र की ख्यात उपाधि मिली है किसको? चीन को। अगला क्वेश्चन, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसमें 2 बिंदु, ये 3 4 बिंदु दे रखे हैं। पहला है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। अगला, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। अगला तथ्य है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। चौथा तथ्य है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर निकालना है 56 में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा व तीसरा विकल्प सही दिया गया है। दूसरा और तीसरा, यानी इसका लक्ष्य, दूसरा विकल्प पढ़े देते हैं। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। और तीसरा है बिंदु, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। ये क्या था? भारत में दूसरी हरित क्रांति के संबंध में सही तथ्य है। तो इसमें दूसरा और तीसरा तथ्य सही है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कब, किसके द्वारा या कहाँ पर? एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में या कालीबंगा में या हड़प्पा में या लोथल में। ये पुराने ऐतिहासिक स्थानों के नाम हैं। इनमें से कहाँ पर एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी? तो 57 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। इसी कालीबंगा का वर्तमान नाम श्रीगंगानगर है, जो कि राजस्थान का एक पाकिस्तानी सीमा से लगा हुआ जनपद है। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो 58 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। क्या खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले शुरू हुई थी? कहाँ, किस काल में? नवपाषाण काल में। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है इनमें से कौन? पंतनगर है क्या, करनाल, मैसूर या लखनऊ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पंतनगर। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है किसको? पंतनगर को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अवस्थित है जयपुर में, नई दिल्ली में, जोधपुर में या उदयपुर में? तो ये स्थित है ऑप्शन ए, जयपुर में। अगला क्वेश्चन, भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता अनुसूचित व्यापारी बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, निर्यात आयात बैंक को या राज्य भूमि विकास बैंक को? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्यात आयात बैंक को उपलब्ध नहीं कराता। क्या भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता? ये ऑप्शन सी, निर्यात आयात बैंक यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति यानी पीली क्रांति से, येलो रिवॉल्यूशन से संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, अनाज उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या तिलहन उत्पादन?
तो ये ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन यहाँ पीली क्रांति से संबंधित हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1995-96 के सत्र में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इसमें से कौन अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है? तो 63 में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अगला क्वेश्चन वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है सिंचाई में, अग्निशमन में, भीड़ पर काबू पाने में या खाद्यान्नों के वेधन में। तो 64 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए सिंचाई में। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है किसमें? सिंचाई के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म या अर्थ वर्म। तो ये होता है ऑप्शन डी अर्थवर्म। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। ऑप्शन डी 65 का डी। अगला क्वेश्चन नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, मैक्सिको से, ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से। तो 66 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित ये व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग इनका नाम था, यूएसए से संबंधित थे। ऑप्शन ए। निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा एक जैव डीजल बायोडीजल मिश्रण का कार्यान्वयन नोडल मंत्रालय के रूप में कर रहा है? कृषि मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में सिंचाई और पनबिजली के बढ़ते संकट से उबरने के लिए देश की कितनी नदियों को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ये 12 हैं क्या, या 14 है, या फिर 16 है अथवा 18 नदियां हैं? तो इसमें ऑप्शन बी 14 हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में सिंचाई और पनबिजली के बढ़ते संकट से उबरने के लिए देश की 14 नदियों को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? कोल्डिहिवा से, लहुरादेवा से, मेहरगढ़ से या फिर टोकवा से। तो ये प्राप्त हुए हैं कोल्डिहिवा से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहाँ? कोल्डिहिवा से। अगला प्रश्न है सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या सही हैं? मृदा से उर्वरक पोषण हानि कम की जा सकती है। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। इसमें कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन स्कूट के माध्यम से सी। पहला और तीसरा तथ्य सही दिया गया है, दूसरे को छोड़कर। यानी जो कथन सही हैं वो हम पढ़े देते हैं। मृदा से उर्वरक पोषण हानि कम की जा सकती है और इससे कृषि क्षेत्रों में भूमि के जल स्तर को कम होने से भी रोका जा सकता है। तो यहाँ पहला और तीसरा तथ्य बिल्कुल सही है सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समोच्च बांध, अनुपद, सस्यन
शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं या सहायक है? तो इसमें सही विकल्प उपरोक्त तीनों तथ्य सही दिए गए हैं। ऐसे छोटा करके आप देख सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 71 नंबर प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, या उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, या फिर अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना, या चौथा उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। तो 72 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा। इसमें तथ्य जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और चौथा। तो इसको पुनः पढ़ लेते हैं एक बार। पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? तो ये है सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, और दूसरा तथ्य भी है इसमें सही, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना, और सबसे अंत वाला उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। ये तथ्य सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीटी बैंगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या हैं? बीटी बैंगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई है, इसलिए विरोध हो रहा है क्या? या बीटी बैंगन के बीज टर्मिनेटर बीज हैं जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है? या तीसरा बिंदु, एक आशंका है कि बीटी बैंगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है? या चौथा बिंदु, यह भी चिंता है कि बीटी बैंगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है? निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है, और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी कि तीसरा और चौथा तथ्य इसमें सही दिया गया है, शेष पहला और दूसरा को छोड़कर। तो तीसरा चौथा तथ्य हम एक बार प्रश्न का पुनः रिवीजन करेंगे। भारत में बीटी बैंगन के प्रवेश पर लोगों के विरोध का क्या कारण है? तो ये है कारण, एक आशंका है कि बीटी बैंगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, और दूसरा कारण ये है कि चिंता है कि बीटी बैंगन के भारत में प्रवेश होने से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। ये हमारा उपरोक्त प्रश्नों का उत्तरमाला है। कृपया इनसे आप अपने प्रश्नों का मिलान भी कर सकते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है KD स्पेस होगा, फिर GS, फिर स्पेस, फिर है पॉइंट। तो KD GS पॉइंट के नाम से मेरा चैनल है। कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।